हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? देखो, डेप्रिसिएशन में जितने भी कॉन्सेप्ट आपके थे वो कॉन्सेप्ट सारे हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म किए थे पिछली क्लास तक। आज मेरे बच्चे उसी पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और बहुत ध्यान से अब हमें क्या करना है, कुछ आज प्रैक्टिस। आज नई बातें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आओ ना, ज़रा बुक ओपन कीजिए, बुक ओपन कीजिए एंड आप मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आप 15 क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का। सर इसके पहले के क्वेश्चंस वो सारे आपसे हो जाएंगे बच्चे, सारे हो जाएंगे। लेकिन अभी ट्राई मत करना, अभी ट्राई मत करना। जब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, जब बोलूँगा तो ही पीछे का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आज एक काम करो, स्टार्ट करो मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए जरा क्या बता रहा है। पढ़ेंगे क्वेश्चन 15 नंबर बुक का आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कहता है कि फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹80,000 ऑन 1 जुलाई 2015 एंड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट इट एट द रेट ऑफ 10% एनुअली। एनुअली का मतलब क्या हो गया? पर एनम। कभी कभी कहेगा पर एनम, कहेगा कभी कभी कहेगा एनुअली, मतलब पर एनम आपका हो गया ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कहता है कि आपका ऑन 1 अक्टूबर 2017 a part of machine valued in the book of the firm 16,000 on 1 January 2015 was sold for 10,000। सर इसका मतलब अभी बताऊंगा। शो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, 17 एंड 18। मेरे बच्चे 3 वर्षों की कहानी यहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, पहले जैसे कि हम पहले से काम करते आ रहे हैं, एक हम डायग्राम बनाएंगे। 1, 2 एंड 3 ईयर्स की कहानी है। फर्स्ट ईयर जो आपका एंड होगा दिस इज ऑन 31 मार्च 2016, यहाँ पे 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये 3 वर्षों की कहानी है। कहता है कि आपने जो मशीन परचेज किया वो 1 जुलाई 2015, यहाँ कहीं बीच में मेरे बच्चे 1 जुलाई 2015 को आपने क्या किया, एक मशीन परचेज किया। ये मशीन कहता है कि आपका 80,000 का था, 80,000 का। ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है कि आपका ऑन 1 अक्टूबर 2017 कहाँ आएगा? 1 अक्टूबर 2017, यहाँ कहीं मेरे बच्चे 1 अक्टूबर 2017 को कहता है कि पार्ट ऑफ मशीन। ध्यान से, अभी तक क्या होता था, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 के बारे में कहता था मेरे बच्चे। इस बार कहता है कि इसका कुछ पार्ट ऑफ मशीन जो कि वैल्यू किया था, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप बुक में, 16,000 ऑन 1 जुलाई 2015। मेरे बच्चे इसमें एक पार्ट जिसका कॉस्ट इसके अंदर में कह रहा है कि 16,000 का था। आज ये 16,000 की वैल्यू आज बता रहा है, और इस पार्ट को कहता है कि यहाँ पे हमने बेच दिया। पार्ट जो आपका है वो सोल्ड कर दिया, यानी कि जो पार्ट सोल्ड हुआ उसकी कॉस्ट इसमें 16,000 मिली हुई है, और ये पार्ट यहाँ पे सोल्ड फॉर कहता है कि 10,000 में आपने बेच दिया। बोलता है कि आप यहाँ पे अकाउंटिंग करो। देखो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप परेशान मत होना। एक तरीके से समझ लो कि इस मशीन के 2 पार्ट हैं, या इसमें 2 मशीन है। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 16,000 है, और बैलेंस आपका जिसका कॉस्ट कितना रहा होगा जी, तो 80 - 16 यानी कि 64,000। आप पूरे क्वेश्चन को ये मानते हुए सॉल्व करो कि 2 मशीन आपके पास है, एक 16 का, एक 64 का। ये 16 वाला मशीन हमने यहाँ पे बेच दिया, लेकिन 64,000 वाला मशीन आपका एंड तक चला है। और क्वेश्चन में मेरे बच्चे WDV मेथड है, डिमिनिशिंग यानी कि रिटन डाउन वैल्यू 10% पर एनम के हिसाब से आपका। बोलता है कि आप बनाओ मशीनरी अकाउंट, मैं बना दूंगा, बहुत सिंपल है। आप आओ ना, डायग्राम बनाने से यही क्लैरिटी तो आती है कि आप बातें समझते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है। तो आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे मेरे साथ। ये रहा आपका मशीन अकाउंट, ये लीजिए, ये हमारा यहाँ पे मशीन अकाउंट। आप देखो ना, कहता है कि 1 जुलाई 2015। हाँ, एक कॉलम में यहाँ पे, आप छोटे बच्चे हैं तो मैं डेट का भी बना देता हूँ। दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स,
साथ साथ बनाना आपने। और आज आपका भी स्पीड मेरे बच्चे तेज रहेगा, क्योंकि ये बातें आप बहुत सारे क्वेश्चन में मेरे साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन की क्या मतलब औकात है आपके सामने, फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं ऐसा भी क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो ना, 1 जुलाई को मैंने लिखा है यहाँ पे 1 जुलाई 2015 को आपका पहला एक ही मशीन है, टू बैंक अकाउंट और क्या फालतू में M1 लिखूं जब एक ही मशीन की पूरी कहानी है। तो 80,000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। देखो समय चला और यहाँ पे हम आ गए 31 मार्च। ये 31 मार्च 2016 को विल चार्ज डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन आपका, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा। तो 80,000 का मशीन है, रेट मेरे बच्चे 10% आपका। और ये कितने महीने हुआ जरा काउंट करना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे 6,000 आ गया। ध्यान रहे, ये 6,000 हमने टोटल पे चार्ज किया है, टोटल पे चार्ज किया। और फिर आज ही यानी कि 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, 80 माइनस 6 यानी कि 74,000 की वैल्यू बच गई। तो आओ ना देखो यहाँ पे, ये हमारा 80,000 और 80,000 दोनों आपका यहाँ पे इक्वल हो गया, 80 आपका। आगे बढ़ता हूँ, अगले वर्ष में आते हैं। 1/4/2016 को आपने यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आपका लिखा गया 74,000। अब आ जाओ अगले वर्ष, ये देखो पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ मेरे बच्चे। तो साल के एंड में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी कि ये 31 मार्च 2017 को विल चार्ज डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि WDV है। तो इस बार 74,000 का 10% यानी कि 7400, तो आपका 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस सीडी। इसमें कोई GST का कॉन्सेप्ट है नहीं, होता तो भी क्या फ़र्क पड़ता, उसका तो कोई इम्पैक्ट होता नहीं मेरे बच्चे। तो 7400 को आपका यानी कि 66,600 का अमाउंट, इस तरीके से आपका यहाँ पे दोनों से टैली कर गया, 74,000 और यहाँ पे आपका 74,000, ये काम पूरा। अगले साल में आ जाओ, 1/4/2017 को आप लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और ये अमाउंट आपका आ गया 66,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ देखो आप मेरे बच्चे, अभी यहाँ पे 6 महीने ही गुजरे थे, ये 6 मंथ्स का पीरियड आपका है, 6 महीने ही गुजरा था। और आपने क्या किया, 1 अक्टूबर 2017 को कुछ पार्ट ऑफ मशीन बेच दिया। तो मुझे पता है मैंने क्या करना है, आप एक काम करो, इतना जगह छोड़ने के बाद आई जरा वर्किंग नोट्स नंबर 1। आप जानते हो जब भी कोई मशीन बिकता है तो मेरे बच्चे मैं पहले देखता हूँ कि इस समय उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा बुक वैल्यू, पहले ऐसे लिखिए आप, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ मशीन। जो पार्ट हमने बेच दिया उसको बेचने पे हमें क्या घाटा क्या फ़ायदा हुआ, हम उसको यहाँ पे पता कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि पहले आपको पता करना होता है बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1/4/2017। जो मशीन आपने बेच दिया, जिस मशीन को आपने सेल कर दिया, मेरे बच्चे उस मशीन की आज की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना होगा। जरा मुझे बताओ, क्या सारे मशीन बिक गए हैं क्या सारे मशीन बिक गए हैं क्या? नहीं सर नहीं, हमारा टोटल जो मशीन था वो तो सर 80,000 का था, और 80,000 में से जो 16,000 वाला है सर वही बिका है। तो देखो मुझे ना पहले ये इसमें से जो 16,000 का मशीन है ना, मुझे इसकी वैल्यू पहले जाननी होगी कि यहाँ पे कितनी है। मतलब कहाँ पे जी, 1/4/2017 को।
ध्यान देना, मैंने कहा कि जो 16,000 का वैल्यू यहाँ पे था, ये वैल्यू आपका इस दिन पे कितने का था, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यू इसमें मिला हुआ है वो हमें जानना होगा। सर कैसे जानेंगे? दो तरीका मेरे बच्चे जानने का, दो तरीका, एक लेंदी तरीका और एक सिंपल तरीका। तो मेरा काम आपको समझाना है, मैं दोनों ही तरीके से बता दूंगा, फिर जो आपको अच्छा लगे वो काम कर लेना। अगर आप लेंदी तरीके से जानना चाहते हो, लेंदी तरीके से, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं रेड से लिख रहा हूं, आप इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये आप, मुझे पता है कि आगे आप ये नहीं करोगे, फिर भी मेरा काम समझाना, तो मैं समझाता हूँ। ये देखो 16,000 यहाँ पे था, 16 यहाँ पे, आपने इस 16,000 में यहाँ पे कितने समय यूज किया? 9 मंथ्स, आपका 9 मंथ्स। तो जरा बताओ 16,000 पे कितना हो जाएगा, एक बार चेक करता हूँ मैं। अगर मैं 16,000 पे, क्योंकि मैं अब इसको बिल्कुल अलग से चेक करूँगा, तो 16,000 पे 10% और इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो आपका आ गया 1200 का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू, यानी कि जो बैलेंस आपका बच गया, बैलेंस 31 मार्च 2016 को, यानी कि यहाँ पे इतने समय डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो 14,800 का बच गया। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे एक वर्ष का और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 2017 का, इसका 10% यानी कि 1480, तो ये वैल्यू कितना आ गया? 13,320 रुपीज़ का अमाउंट। ये वैल्यू है मेरे बच्चे 31 मार्च 2017 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो बैलेंस, यानी कि WDV, इसका जो फर्स्ट फॉर 2017 का है वो इतने का है, इतने का। यानी कि मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ऑन फर्स्ट फॉर 2017, तो कितना आ गया? 13,320 का। आप समझ रहे हो मैंने कैसे निकाला? अरे इस मशीन में से ये जो 16 वाला ही तो बिका है, तो 16 वाले पे आपने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर यहाँ चार्ज किया, तो इतना चार्ज करने के बाद इसमें, रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो मशीन बिक गया उसकी वैल्यू इतनी मिली हुई है, पार्ट ऑफ मशीन का। लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। देखो मैं कैसे बताऊंगा, देखो मैं कैसे बताऊंगा। आज फर्स्ट फॉर 2017 को 66,600 की वैल्यू सारे मशीन की है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू जो आज दिख रहा है मेरे बच्चे, वो सारे, मतलब 80,000 जिसका कॉस्ट था उसका वैल्यू आपका है। तो ये वैल्यू जो है ना वो 80,000 का आपका है, 80,000 का, मतलब जो यहाँ पे 80,000 का था वो यहाँ पे 66,600 का हो गया। हमने कहा भैया ये वैल्यू इतने का आपका है, तो उस केस में जो 16,000 वाला है इसकी वैल्यू कितनी, जो 16,000 वाला है जिसको हमने बेच दिया उसकी वैल्यू इसमें कितनी मिली हुई है, आप जरा चेक कर लो। अभी भी यही आंसर आपका निकल के आएगा, अभी भी आपका यही आंसर निकल के आएगा। हमने क्या बोला, ये वैल्यू जो है मेरे बच्चे टोटल 80,000 का था, तो इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया, और फिर जितने की वैल्यू हमें निकालना है उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आप चेक कर लो 13,320 ही निकल के आएगा। तो आपकी मर्जी है, या तो आप डिटेल में आ जाओ जी, कहना कि आपका कॉस्ट जो था, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2015 को इतना था, हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 31 मार्च 2016 को इतना, तो ये बच गया। फिर ये आपका दोनों का सेम निकल के आएगा। सर एग्जाम का कौन सा अच्छा तरीका है? मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, फटाफट काम होगा, यहाँ क्यों इतना लंबा तरीका जाऊँ मैं, तो हमारा ये निकल के आ गया आपका, ठीक है ना। 13,320, आपको जैसे समझना समझ लो। तो मैंने क्या क्या ये लिखा, और मैं एक काम करता हूँ, इसको अब मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इतना लंबा कैलकुलेशन मुझे करना ही नहीं है, मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपका वैल्यू कब आ गया बच्चे, ये 66,600 सारे मशीन की वैल्यू थी, इसमें जो मशीन बिक गया वो इतने का था। आप जानते हैं कि हम इसमें माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल, है ना, हम इसमें माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। सुनो ना, मेरी बात जरा सुनो ना, ये देखो आपने इस मशीन को 6 महीने यूज़ किए हैं, तो हम लोग WDV में क्या करेंगे, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 13,320, और रेट आपका 10% है, और क्योंकि 6 मंथ्स हमने यूज किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। बताओ कितना निकल के आ गया, बोलो कितना निकल के आ गया। तो 13,320 इंटू आपका 10%
और 6 मंथ्स का मेरे बच्चे ये 666 निकल के आ गया। ये हमारा यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। इसको माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू बचा दैट विल बी कॉल्ड बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब बिका उस समय, जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी बच गई, हमने 13,320 में से इसको हटाया तो मेरे बच्चे 12,654 की वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब बेचा तब इतने का था। और जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये सोल्ड फॉर, हमने बेचा कितने में है तो सर 10,000 में। आप इसमें से 10,000 माइनस करो, यानी कि आपको लॉस हुआ मेरे बच्चे, लॉस ऑन सेल आपका कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2654। समझ रहे हो ना? ये जहाँ पे हम लोग पहले M1 M2 हुआ करता था, उसने एक ही मशीन की बातें बताई, कहता कि उसी में से बिक गया तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। और आप जानते हो कि मुझे इसमें से ये वैल्यू हटाना है, और हटाने का तरीका क्या जी, जितना हमने उसको यूज किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितने में बेच दिया मेरे बच्चे बाय बैंक अकाउंट, और जो आपको लॉस हुआ बेचने पे बाय लॉस ऑन सेल या फिर बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपकी मर्जी है। जरा बताओ कितना निकल के आ रहा है, तो सर डेप्रिसिएशन तो आ गया 666, बेचा कितने में 10,000 में, और आपका लॉस ऑन सेल कितना हो गया 2654, आपका 2654। बात समझ में आ रही है? सर हाँ सर हाँ। और पता है एक बात बताऊं, मान लो कोई बाहर वाला पूछे ना कि आपने क्या किया, तो आप बोलना भैया ये तीनों मिलाकर हमने इसमें से इतने की मशीन को बेच दिया। यही तो हुआ, जो मशीन बिक गया मेरे बच्चे उसकी वैल्यू इन तीनों को ऐड करो, इतना निकल के आ जाएगा, उस मशीन को हमने हटा दिया। और फिर समय आगे चला और बाकी मशीन पे साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2018 को हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है ये रिमेनिंग मशीन पे, रिमेनिंग तो समझो ना टोटल मशीन इतने का था, यानी कि 66,600 में से जो मशीन हमने बेच दिया, आप उसका 13,320 वैल्यू माइनस कर दो, ये तो मशीन चला गया, ये मशीन बिक गया मेरे बच्चे। तो जो मशीन बच गया वो इतने का है। आप मुझे बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10%। और मेरे बच्चे इसको आपने पूरे ईयर यूज किया है, पूरे साल आपने यूज किया है, तो हम होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से जो बिक गया उनमें 6 महीने का, जो बच गया उस पर पूरे साल का। तो बताइए 66,600 में से आपका 13,320, और आपने इसका जब 10% निकाला तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 5328 का अमाउंट आपका। बस काम खत्म हो गया। 31 मार्च 2018 को पता कर लो अब मशीन का बाई बैलेंस सीडी कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो मेरे बच्चे इसमें से आप इन सबको माइनस करो, जो आएगा वही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका। तो कितना निकल के आ रहा है, या फिर आप कहना कि यार इसमें चलो कोई बात नहीं, 66,600 माइनस 666 माइनस 10,000 माइनस 2654 और माइनस 5328, ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है इट्स कमिंग 47952 और इस तरीके से आपका काम यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। 66,600 का अमाउंट और यहाँ पे 66,600 का अमाउंट। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। सर ये क्या किया? कुछ भी नहीं, वही काम जो पहले करते आ रहे थे। उसने जो ये देखो इसमें से जो मशीन बिक गया उसको हटा दिया जी, तो इसमें से 13,320 ये मत लिखना आप, ये मशीन तो चला गया, जो मशीन बच गया उसमें इतना डेप्रिशिएट हो गया, तो इसमें से बचे हुए मशीन में से माइनस करोगे तो यही तो निकल के आएगा। बाय बैलेंस सीडी आपका हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं होता, बट जनरली बच्चे परेशान हो जाते कि यार पार्ट ऑफ मशीन बिका है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ऐसे काम लेकर आएंगे। अच्छा सर और बताओ मेरे बच्चे, और कुछ बताने को इस क्वेश्चन में तो नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक परेशानी जो खासकर बच्चों को आती है ना, मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। अक्सर देखा गया है कि जब बच्चा ऐसे फॉर्मूला को लगाता है ना इसको निकालने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आता ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है, यहाँ किसको लिखना है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे बच्चे ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो जरा कितना सिंपल इस बात को समझना। आप मुझे बताओ टोटल मशीन की कॉस्ट, यानी कि टोटल जो आपका कॉस्ट है, ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जरा बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है।
या फिर कह दो कि कॉस्ट ऑफ टोटल मशीन कितना है, टोटल मशीन, तो सर कहता है कि 80,000। आप बताओ इस 80,000 का बुक वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, बुक वैल्यू ऑफ टोटल मशीन कब जी, 1/4/2017 को कितने का है, तो 66,600 का। मेरे बच्चे ध्यान देना, जो टोटल मशीन है वो 80,000 का था स्टार्टिंग में, वो आज इतने का है। तो हमें पता करना है कि इसमें से जो 16,000 का मशीन है, मतलब इसमें से आउट ऑफ इसमें जो 16,000 का मशीन है उसके आज की वैल्यू कितनी है। आप ये लिख देना, ये एक तरीके का रेशियो कन्वर्ट कर रहा हूँ, रेशियो बना रहा हूँ। ये बार बार मैं अकाउंटेंसी में यूज करूंगा, बार बार किसी भी चैप्टर में आ जाएगा। ये 4th-5वीं क्लास का मैथमेटिक्स मेरे बच्चे वो समझा रहा हूँ कि जो 80,000 का यहाँ पे था उसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो इसमें से ध्यान रखना, ये कॉस्ट था, ये भी कॉस्ट है। देखो ये 16,000 इसमें से नहीं कह रहा कि इसमें से जो 16,000 का था तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितना, देखो कितना सिंपल है फॉर्मूला बनाना। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले काम करो, जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उस 16,000 को आप पहले यहाँ लिख दो। लिख दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये 16,000 अगर ये दोनों का रेशियो है, ये रेशियो है 80,000 की वैल्यू इतनी हो गई है, तो जरा बताओ ये 16,000 ये 80 के बराबर है कि 66,600 के बराबर है? बोलो बोलो, ये जो वैल्यू है वो कॉस्ट है या फिर बुक वैल्यू है? सर ये कॉस्ट है। मेरे बच्चे ये जिसके बराबर ये वैल्यू होगा ना, आप उससे क्या करना, डिवाइड करना। क्योंकि ये 16,000 कॉस्ट है तो कॉस्ट जो है उससे आप डिवाइड करोगे। रिपीट कर रहा हूँ, ये आप जो होगा उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे। और हमें निकालना क्या है, बुक वैल्यू। तो जो निकालना है उसके रेशियो से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ये आपका कितना आ जाएगा, 13,320 आपका। यही काम तो हमने यहाँ पे किया। आप चेक कर लो, 16,000 को हमने 80 से डिवाइड किया, देखो नीचे में है यानी कि 80 से डिवाइड हो रहा है, और हमने इससे मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई किया। ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम निकल के आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। एक काम करता हूँ, एक ना कोई एग्जाम्पल और मैं ऐसा कोड करता हूँ जहाँ पे इस पे हम थोड़ा मास्टरी कर लें, क्योंकि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी परेशान हो, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना बच्चे कि ये जो 11th क्लास आपका चल रहा है ना, इसके बाद तो फिर आगे बस मस्ती करने का मन करे, पढ़ने का तो बस 5 मिनट पढ़ो, 1 घंटे की तैयारी हो जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि कॉस्ट ऑफ टोटल मशीन, जितने भी आपके पास मशीन है उनका कॉस्ट कहता है ऑन 1 जनवरी मान लो 2019 को, ये कहता है ₹2 लाख का है, कॉस्ट आपका 2 लाख। फिर कहता है यहाँ पे बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ऑफ टोटल मशीन ऑन 1 जनवरी 2021 मान लो कहता है ₹1,20,000 का है। मेरे बच्चे क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्या नहीं, कुछ नहीं। कहता है यहाँ पे आपका, कहता है यहाँ पे कि कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 40,000। कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, मतलब जो मशीन 40,000 का है उसकी बुक में वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू कब जी, आपका 1 जनवरी 2021 का। बोलता बताओ क्या निकल के आएगा। इट्स वेरी सिंपल। देखो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक काम करना, यहाँ पे कॉस्ट लिख देना और यहाँ पे बुक वैल्यू। आप कोई एक ऐसा फिगर पता करो जिसका टोटल कॉस्ट भी पता है एंड टोटल बुक वैल्यू भी पता है। ये देखो इसका 2 लाख जिसका कॉस्ट था उसकी वैल्यू बुक में कितनी है, 120 आपका 120। तो मेरे बच्चे हम लोग बुक वैल्यू निकालना है वो मशीन जिसका कॉस्ट 40 है, यानी कि इसमें से जो 40,000 का है उसकी आज की वैल्यू हमें पता करना है।
इट्स वेरी सिंपल। आप देखो ना मैं कैसे निकालूंगा, बुक वैल्यू हमें निकालना है जी। तो देखो क्या करो, पहले जो हमें पता है ना ये जो बिक गया उसका, वो 40,000 यहाँ लिखो। अब बताओ ये 40 कॉस्ट है कि बुक वैल्यू है? सर ये कॉस्ट है, तो जो है उससे डिवाइड करो, और जो आपको निकालना है मतलब बुक वैल्यू, आप उससे मल्टीप्लाई करो। बताओ कितना निकल के आ गया, बताओ कितना आ गया आपका? तो मेरे बच्चे 40,000 ये आपका डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपका निकल के आ गया 24,000 का। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे क्या किया, बुक वैल्यू निकाल दिया। एक काम करना, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एक एग्जाम्पल और लिखो, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कहता कि कॉस्ट ऑफ टोटल मशीन, कॉस्ट ऑफ टोटल मशीन आपका कहता है 5 लाख का है। अब मैं थोड़ा खेल खेलूंगा आपके साथ, खेल खेलूंगा। कहता है कि रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू ऑफ टोटल मशीन, टोटल मशीन ऑन, कहता है कि आपका 1 जुलाई 2020 को, ये मान लो कहता है आपका नहीं 1 जुलाई 2022 को मान लो कहता है कि ₹3,20,000 का है, 320। कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 5 लाख लिख देता हूँ मैं, ऑन 1 जनवरी मान लो 2018 को है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 2018 को था, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ फिर से, कहता है कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ टोटल मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2023, ये मान लो कहता है कि 1,80,000 का है। सर वैल्यू कैसा है ना, मान लो, एज्यूम किया मेरे बच्चे, एज्यूम किया। अब मैं कहता हूं नंबर ए में कि कैलकुलेट बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू मेरे बच्चे बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2022 of the machine costing rupees कहता है आपका मान लो 1 लाख। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने इस वक्त 3 चीजें आपको बताई हैं। एक तो बोला कि भैया टोटल मशीन का कॉस्ट आपका 5 लाख रुपए है 1 जनवरी को 2018 को। बुक वैल्यू 1 जुलाई 2022 को आपका उसका 320 है, और बुक वैल्यू आपका 1 अक्टूबर 2023 को 180 का है। आपको निकालना क्या है, बुक वैल्यू 1 जुलाई 2022 का, वो मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख, मतलब इसमें से जो मशीन 1 लाख का है उसकी इस दिन की वैल्यू आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, मैं जानता हूँ समझ गए हो। पहले तो मैं एक काम करूँगा, मुझे रिलेशन किस में देखना है जी, कॉस्ट में और बुक वैल्यू में। आप मुझे सिर्फ ये बताओ बुक वैल्यू कौन से दिन का, 1 जुलाई 2022 है ना, हमें इस दिन की वैल्यू निकालना है। तो बताओ जरा टोटल जो आपका है, टोटल पहले बताओ कॉस्ट कितना है, 5 लाख। देख रहे हो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है। आप बताओ जिस दिन की बुक वैल्यू निकालना है उस दिन कितने का बता रहा है, 320 का। पहले आप ये लिख लेना, या तो वर्किंग नोट्स में या रफ में, आपकी मर्जी। मैं तो आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे, आगे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपका, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें बुक वैल्यू निकालना है, मतलब इस दिन की वैल्यू निकालनी है जिसका कॉस्ट कितना है, 1 लाख। ये वो पार्ट है ऑफ मशीन, ये मशीन का वो पार्ट है जिसको हमने बेच दिया, उसकी कॉस्ट इतना, बुक वैल्यू हमें निकालना। देखो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे निकालना है बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2022 तो क्या करेंगे जरा बताओ। ये देखो ये 1 लाख हमें पता है, पहले आप लिख दो। अब बताओ ये 1 लाख किसके बराबर है, 5 लाख के, 320 के, या फिर 180 के। सर ये कॉस्ट है यानी कि 5 लाख के बराबर, तो 5 लाख से डिवाइड कर दो। जो आपको निकालना है यहाँ की वैल्यू, इसके वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा मेरे बच्चे। जरा बताओ कितना निकल के आ गया आपका, 320 डिवाइड बाई 5, ये निकल के आ गया आपका 64,000। मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 64। इट्स वेरी सिंपल।
या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से लंबा तरीका लगाओ, यहाँ तो हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं बताया, कहाँ चक्कर में फंस जाओगे। ये बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर मैं यहाँ बोलता नंबर बी में कि कैलकुलेट बुक वैल्यू, अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ इसी में, बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2013, अगर मैं 2023 इस पर यहाँ का बुक वैल्यू आपसे जानना चाहता हूँ ऑफ द मशीन कॉस्टिंग ₹50,000। अगर कोई मशीन 50,000 का, कोई जो इसमें से 50 कॉस्टिंग मतलब इसमें से मेरे बच्चे जो 50,000 का है, बोलता बताओ आज उसकी वैल्यू कितनी होगी। वही काम करेंगे। एक तो पहले क्या करना, हमेशा वो दो रिलेशन आपको देखना होगा कि कॉस्ट, और दूसरा जी आपका इस बार बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2023। जरा बताओ टोटल क्वेश्चन में कॉस्ट कितना है, 5 लाख। मुझे बताओ जो 5 लाख का था वो आज कितने का है, 1,80,000, 1,80 का। तो बच्चे मैंने कहा कि जो मशीन कॉस्ट 50, यानी कि इसमें से जो आपका 50,000 का है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितने निकल के आएगी। तो देखो ना, मैं यहीं पे निकाल कर दिखा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अलग से निकालता हूँ। आप बदमाश हो, कहीं थोड़ा सा पूछे कि इधर उधर क्या हो रहा है तो फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। क्या करेंगे बताइए, अगर आपको निकालना है बुक वैल्यू ऑन क्या था जी, 1 अक्टूबर 2023, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ये जो 50,000 रुपये है, 50,000, पहले आप उसको लिख दो। ये 50,000 किसके बराबर है, 5 लाख के बराबर। जिस दिन की वैल्यू निकालना है उस दिन के रेशियो से क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो 180। तो कितना आ गया बताइए, ये आ गया आपका 18,000। समझो मेरी बात। अरे मुझे एक रेशियो बता दो, उस रेशियो में से एक बताओ, मैं दूसरा निकाल दूंगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको बस मजा दे रहा हूं मैं, डिफरेंट तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। अब देखो ए बी हो गया, सी, इस पर देखो मैं क्या ट्विस्ट कर रहा हूं। इस पर मैं आपको दे रहा हूं बुक वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ मशीन ऑन, मैं इस दिन की बुक वैल्यू बता रहा हूं, 1 जुलाई 2022। और मेरे बच्चे यहाँ पे जो जिस पार्ट ऑफ मशीन की बात करें उसकी बुक वैल्यू मान लो आपका 40,000 का है। इसका मतलब कि जो 3,20,000 है, इसमें से जिस मशीन की बात कर रहा हूँ पार्ट ऑफ मशीन, वो 40,000 का है। तो कैलकुलेट, आपको पता करना है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मशीन, यानी कि इस मशीन का कॉस्ट कितना है ऑन, कॉस्ट कब जी, 1 जनवरी 2018 को, है ना। हमें ये निकालना है मेरे बच्चे। मैंने कहा ना, कोई भी एक चीज बता दो मैं दूसरा निकाल दूंगा। जब भी किसी दो रिलेशन आपको बताएगा, अगर टोटल हमें पता है, उसमें से किसी भी एक पार्ट का कुछ भी बता दो, हम दूसरा निकाल देंगे। इस पर देखो मैं सोल्यूशन में क्या करूंगा, यहाँ पे कॉस्ट लिखा और यहाँ पे बुक वैल्यू कब का दे रहा है, 1 जुलाई 2022 का। तो चलो बताओ टोटल जो आपका है कॉस्ट कितना है जी, वो देखो 5 लाख, और इसका टोटल बुक वैल्यू कितना है आज के दिन पे, वो देखो 320। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जिस पार्ट ऑफ मशीन के बारे में है उसका आपको देखो इस बार क्या कर रहा है, बुक वैल्यू बता रहा है इस दिन का। मतलब इसमें से कहता है कि वो 40,000 का है, तो आपसे पूछता है बताओ उसकी कॉस्ट कितनी है। मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है। अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो देखो मैं कैसे करूंगा, ये 40,000 पहले हमने लिखा। आप बताओ ये 40 किसके बराबर है, 5 या 320? सो 320 जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करेंगे। जो हमें निकालना है मेरे बच्चे, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के अमाउंट यानी कि रेशियो से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ वो कितना निकल के आ गया। ये शॉर्टकट है और ये मस्त तरीका है, कौन टेंशन लेगा उतना उल्टा सीधा काम करना। ये आ गया 62,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका।
ये कॉस्ट निकल गया। तो दो में से कोई भी एक बता दो, मैं निकाल दूंगा। आपको दिखाऊंगा आगे के क्वेश्चन में। आपका जो एग्जामिनर है, आपकी जो बुक है, वो कई सारे खेल ऐसे खेलेगा, लेकिन उन खेल में परेशान होने वाले जो बच्चे होते हैं कुछ अलग ही होते हैं, वो आप नहीं होते। आप तो बस सब कुछ जानते हो मेरे बच्चे। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। चलो, बीच में कुछ आया राह में, मैंने आपको समझा दिया। ऐसे लंबा तरीका भी था आपके पास समझने का। फिलहाल मैंने एक रेशियो के बारे में आपको समझा दिया कि रेशियो को आखिर हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और आप चिंता नहीं करना, ये तो पूरे अकाउंटेंसी में 11th 12th बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर इसका यूज निकल के आएगा। खैर आइए, मैं आगे बढ़ता हूँ और एक अच्छे क्वेश्चन पर लेके आता हूँ। आओ जरा 16th क्वेश्चन, मेरे बुक का 16 क्वेश्चन चेक करेंगे और देखते हैं क्या बता रहा है। तो आप सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का। चेक करते हैं क्या बता रहा है जी। पढ़िए मेरे साथ पढ़ेंगे आप। आओ ना पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन मेरे बच्चे। पढ़ियो क्या बता रहा है। कहता है कि फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, एक फर्म ने 1 अप्रैल 2014 को एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया 36। याद रखना, सेकेंड हैंड। मेरे बच्चे, हमने कहा था कि अगर ये मशीन सेकेंड हैंड भी होगा, अगर मशीन पुराना भी होगा और आप परचेज करते हो, तो फर्स्ट टाइम जो खर्चे उसमें करोगे, उसको रिपेयरिंग पे, उसको इंस्टॉल करने में, सब मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने ये बात आपको पहली क्लास में समझाई हुई है। तो मेरे बच्चे, 36 में हमने मशीन परचेज किया, 4000 उसको इंस्टॉल करने में खर्च किया, तो मशीन की कॉस्ट आपकी 40,000 हो गई। अगर यहाँ पे रिपेयरिंग भी बोलता ना कि पुराना मशीन था जिस सेकेंड हैंड हमने रिपेयरिंग कुछ किया, वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, बट कुछ बोला नहीं। फिर कहता है ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर यानी कि 2014 में ही अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज। फिर कहता है 1 अक्टूबर 2016 को machine bought on 1st April 2014 was sold for 12,000 and a fresh machine was purchased for 64,000 on the same date. Depreciation is provided annually on 31st March at the rate of 10% on the written down value आपका। So machinery account for 3 years। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी दम नहीं है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ जरा बताओ। पहला मशीन आपका 40,000 का हो गया, 1 अक्टूबर को एक नया मशीन आया वो 20,000 का आ गया। 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन जो 1 अप्रैल को, चलो मैं करा ही देता हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे पता है आपको भी, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, बट कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो, पहला मशीन आपने 1 अप्रैल 2014 को परचेज किया, दिस इज M1, और ये मशीन की कॉस्ट कितनी कही जाएगी, तो 40,000, 40,000 रुपये। 1 अक्टूबर कहता है इन द सेम ईयर, मतलब 1 अक्टूबर 2014 को एक अनदर मशीनरी यानी कि M2 हमने परचेज किया है, और ये मशीन कहता है मेरे बच्चे 20,000 में, 20,000 रुपये में आपका। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब इधर कहीं 1 अक्टूबर 2016 को
ये कहता है कि आपने मशीन जो बाय किया था 1 अप्रैल को, मतलब ये मशीन हमने बेच दिया 12,000 में मेरे बच्चे, यानी कि हमने क्या किया, M1 जो है M1 यहाँ पे सोल्ड कर दिया आपका 12,000 में, 12,000 रुपये में आपका। और फिर कहता है आपका यहाँ पे फ्रेश मशीन आज ही परचेज किया, यानी कि हम इसका नाम दे देते हैं M3। आज हमने एक नया मशीन लिया है जी 64,000 का, मतलब एक को हमने बेच दिया, दूसरे को परचेज किया। डेप्रिसिएशन कहता है कि 31 मार्च को चार्ज करते हैं पर एनम 10% के हिसाब से ऑन WDV। 3 साल की अकाउंटिंग करना मेरे बच्चे। तो आप देखो ना इसका एंड कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा यहाँ कहीं 31 मार्च 2015। फिर दूसरा वर्ष यहाँ पे कहीं आएगा 31 मार्च 2016, और थर्ड ईयर आपका जो है वो यहाँ पे एंड हुआ 31 मार्च 2017। 3 साल की अकाउंटिंग। बकवास क्वेश्चन मैं जानता हूँ, आपको भी बकवास लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या जाएगा इसके अंदर में मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन का रेट कितना बता रहा है, 10% पर एनम, और मेथड क्या है जी, WDV आपका। आओ ना, आओ शुरू करते हैं। ये लीजिए मशीन अकाउंट। आज हम रुकेंगे नहीं, और आप इस क्वेश्चन में मुझसे ये ना कहना कि सर आप इतने स्पीड क्यों चल रहे हो। मेरे बच्चे मैं चलूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा। आपको भी मेरे साथ दौड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन में अगर हमें इतना सोचना पड़ जाए तो फिर क्या फ़ायदा जीने का, क्या फ़ायदा अकाउंटेंसी पढ़ने का, और क्या फ़ायदा मुझे आपको पढ़ाने का। आओ ना, देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। पहले ये डेट आपका लिख देता हूँ मैं, दिस इज आवर पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। अगेन यहाँ पे आपका डेट आ गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स आ गया, पर्टिकुलर्स, और फिर आपका यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा है। ये लीजिए, देखो मैं क्या करूँगा। पहले आप 1 अप्रैल 2014 को लिखो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक, और क्योंकि इस बार मशीन कई सारे हैं मेरे बच्चे, तो M1 कितने का, 40,000 का, ये चला गया। ठीक है सर, हाँ। समय आगे चला, 1 अक्टूबर आया मेरे बच्चे। 1 अक्टूबर यानी कि 10/2014 को एक और भी मशीन हमने परचेज किया, 2 बैंक, इसी साल में। नाम दे दिया हमने M2, और कितने का, 20,000 का। लीजिए, साल का एंड आ गया मेरे बच्चे, 31 मार्च 2015। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन में मैं आपको करा रहा हूँ, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि सर क्यों, आखिर इतना भी नादान हमें क्यों समझते हो सर आप, हम सब कुछ जानते हैं। सर आप मत कराओ ये क्वेश्चन, आप दो ना कुछ अच्छी बातें करने को। कर लेते हैं मेरे बच्चे, क्या जाता है, कर लेते, प्रैक्टिस ही तो हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। देखो ना, M1 मेरे बच्चे पूरे साल आपने यूज किया, तो पूरे साल का 40,000 पे 4,000 का बनेगा डेप्रिसिएशन। M2 जो आपने 1 अक्टूबर को लिया है, ध्यान रखना 31 मार्च है, यानी कि 6 मंथ्स आपने इसको यूज किया है, तो 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे 1,000 बन जाएगा। ये टोटल डेप्रिसिएशन आपका 5,000 निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका 31 मार्च 2015 को विल राइट बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमारा M1 का और M2 का। समझो ना, 40 में 4 डेप्रिशिएट हो गया तो 36 बच गया, 20 में 1 डेप्रिशिएट हो गया 19 बच गया। बताओ जरा बाहर वैल्यू कितना चला गया, ये चला गया मेरे बच्चे 55,000। समझ लो मेरी बात। अरे 2 मशीन हम लोगों ने परचेज किए थे, टोटल कॉस्ट हमें 60 का पड़ा था, 60 में 5,000 हमने डेप्रिशिएट कर दिया वैल्यू, अभी और जो आगे डेप्रिशिएट होगा वो 55 का बच गया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे काम कंप्लीट किया, पहला साल एंड। अगले साल में आता हूँ, अगले साल की कहानी दिखाता हूँ। 1/4/2015 को 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD मेरे बच्चे, अमाउंट यहाँ पे 55,000 का निकल के आ रहा है, 55,000। समझो ना मेरी बात। अरे ये सेकेंड ईयर में आ गया, और पूरा सेकेंड ईयर सूखा ही चला गया, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, ना तो कोई परचेज हुआ ना तो कोई सेल हुआ। कोई बात नहीं, कम से कम साल के एंड में 31 मार्च 2016 को हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे, हम कम से कम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे मेरे बच्चे। तो बाय डेप्रिसिएशन
M1 और M2 पे। आप जानते हो कि WDB मेथड है, तो 36,000 पे 3600 पूरे साल का, और यहाँ पे 1900 पूरे वर्ष का, तो टोटल डेप्रिसिएशन कम टू 5500। नाउ 31 मार्च 2016 को विल राइट बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू। देखो ना जरा, देखो ना मेरे बच्चे, इसमें M1 36 का है। सर थोड़ा सांस तो ले लो, सर रुक तो जाओ ना बच्चे ना, मत बोलना आज मुझे रुकने को, मत बोलना मुझे रुकने को, क्योंकि अगर आज रुक गया ना मैं, तो इसका मतलब कि मेरे बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चे बस बैठते हैं और सोना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आप रोकने को मुझे बोल दिए, इसका मतलब कि आप मुझसे बहुत दूर कहीं खड़े हो, जो नहीं होना चाहिए। माइंड सोचने पे, समझने पे और हाथ लिखने पे साथ साथ काम करे, मैं ये आदत आपके अंदर डालना चाहता हूँ, और डालना ही पड़ेगा। 36,000 में इतना डेप्रिशिएट हो गया, तो 32,400 का अमाउंट। अरे 19,000 में 1900 डेप्रिशिएट हो गया, तो 17,100 की वैल्यू। बताओ जरा टोटल कितना हो जाएगा। सर ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 49,500 की वैल्यू निकल के आ गया, 49,500। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे दोनों साइड हम टैली करते हैं, और देखो जरा क्या निकल के आता है। यहाँ पे हमारा 55 हो गया, और यहाँ पे आपका 55 हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 2 साल ख़त्म हो गए मेरे बच्चे। अगले वर्ष में एंट्री करता हूँ, ये आपका 1/4/2016 आपका टू बैलेंस BD। ये हमारा यहाँ पे अमाउंट कितना निकल के आ रहा है जी, तो 49,500 रुपीज़ का अमाउंट। मेरे बच्चे तीसरा साल है, अंतिम वर्ष। अंतिम वर्ष की कहानी जरा देखो क्या हुआ। समय आगे चला था, 6 महीने ही गुजरे थे। सर इतना छोटा 6 महीना कैसे हो जाएगा, बदमाश ये मत देखो, यहाँ से यहाँ टाइम काउंट करो। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने होते हैं। अक्टूबर की स्टार्टिंग यानी कि उसको काउंट मत करना। 6 महीने के बाद आपने M1 को बेच दिया, तो मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2016 को मेरे बच्चे M1 को बेचने की एंट्री करूँगा, कर लूँगा मैं जानता हूँ। पहले M3 को परचेज कर लो। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 16 को एक नया मशीन आपके पास आया है, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हमने M3 कह दिया, और ये 64,000 का आया है। बताओ ना मैं M1 के लिए क्या करूँगा। सर वर्किंग नोट्स लिखो ना मेरे साथ, लिखो ना। वर्किंग नोट्स नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा ऑन सेल ऑफ M1। आओ देखते हैं क्या निकल के आया। आप जानते हो इस बात को कि प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए बुक वैल्यू हम निकालेंगे बच्चे ऑफ M1। कब जी, तो ऑन, पहले जिस साल में बेचा उस साल के स्टार्टिंग में 1/4/2016। जब भी कोई एसेट्स बिकता है तो उस एसेट्स का उस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना है हमें वो जानना होता है। बताओ जरा इसमें M1 की वैल्यू कितनी है। ऑलरेडी हमने अलग से लिखा हुआ है 32,400 है ना। अगर वो इकट्ठा होता तो मैं निकालता ही, तो पहले से पता है। करो ना माइनस यहाँ पे डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जब हमने उसको बेचा तब तक का डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे WDB है तो 32,400 रुपये पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और क्योंकि हमने 6 मंथ्स इसको यूज किया है तो 6/12। बताओ कितना निकल के आ गया, बताओ कितना निकल के आ गया। 3240 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आया 1620। तो मेरे बच्चे ये माइनस करके 1620 आउट ऑफ 32,400 आपका वैल्यू 30,780 का अमाउंट निकल के आ गया, 3780। और इसको कहा जाएगा बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब बेचा हमने उस समय इतने का था। बोलो जरा क्वेश्चन को पढ़ के, सोल्ड फॉर हमने बेचा कितने में, 12,000 में। ओहो, जो हमारे पास इतने का था इतने में बिक गया, तो बहुत दुख हुआ मेरे बच्चे, यानी कि लॉस ऑन सेल आपको हुआ है। बताओ कितने का। अगर 12,000 में हमने इसको बेच दिया तो हमें 18,780 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, 18,780 का। आओ ना मैं यहाँ पे एंट्री दिखाऊं। जितने समय हमने यूज किया बाय डेप्रिसिएशन,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया जी डेप्रिसिएशन आपका 1620। मेरे बच्चे जो बेचा आपने यानी कि बाय बैंक अकाउंट कितना हो गया 12,000। और जब आपको लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल या बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपकी मर्जी है कितने का 18,780 का अमाउंट आपका, ये भी काम पूरा हो गया। 1 अक्टूबर को मेरे बच्चे मशीन 1 चला गया, लेकिन फिर समय आगे चला, चलते चलते साल का एंड आ गया। ये 31 मार्च 2017 जो बिक गया उसको छोड़ दो, जो बच गया या फिर जो इस साल नया एसेट्स आपके पास आया है उस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि M2 और M3 दो मशीन। M2 पे चार्ज करना होगा, M3 पे चार्ज करना होगा। बताओ जरा कि इसमें M2 की वैल्यू कितनी है 17,100। देख रहे हो क्या मस्त तरीका है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का। 17,100 में 100% 10% 1710, क्योंकि हमने उसको पूरे साल यूज किया, पूरे साल पहले परचेज हुआ था। M3 मेरे बच्चे 1 अक्टूबर को आया है तो आपने 6 मंथ्स इसको यूज किया है, हमें सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा जो 3200 की वैल्यू को यहाँ पे शो करता है, यानी कि ये 4910 का आपका डेप्रिसिएशन निकल के आया। आओ ना लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस CD M2 और M3 कितने की वैल्यू बच गई, आओ चेक करते हैं। M2 जो साल के स्टार्टिंग में 17,100 का था मेरे बच्चे, उसमें से M2 पे 1710 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो ये 15,390 की वैल्यू शो कर रहा है। और वो हमारा M3 जो है जिसको हमने 64,000 में परचेज किया था उसमें 3,200 हमने डेप्रिशिएट किया, तो 60,800 की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। बताओ जरा 15,390 और ये दोनों मिला के कितना हो गया, इट्स 76,190 की वैल्यू। क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, मैं जानता हूं कि आप गुस्सा हो रहे क्योंकि मैंने आपका समय बर्बाद किया इस क्वेश्चन के अंदर में। कुछ भी खास मुझे नज़र नहीं आया मेरे बच्चे, कुछ भी खास नज़र नहीं आया। चलो एक काम करते हैं फिर आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर इतने गुस्से हो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि आपका समय बर्बाद हो। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में 16 में ही मैं आपके लिए बना देता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी बना लेते हैं। सर पूछ नहीं रहा, बना लो ना, एग्जाम में पूछ दिया तो क्या बोलोगे कि नहीं हमने नहीं पढ़ा है। आप बना लो डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये बहुत टफ है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ये लीजिए मैंने आपके लिए बना दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट, छोटा सा, इतना बड़ा भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा वैसे ही एक डेट कॉलम बीच में, डेट एंड पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेरे बच्चे यहाँ भी डेट पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। तो आपने क्या किया, ये आपने डेप्रिसिएशन शुरू किया बनाना। अब सुनो मेरी बात, दो तरीका बनाने का। एक तरीका जो सबसे सिंपल है मेरे बच्चे कि डेप्रिसिएशन का आप जानते हो ये डेबिट साइड होता है, हर एक अकाउंट का ये डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, आप इस बात को जानते हो। डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस। और मैंने आपको जनरल एंट्री में सिखाया है कि मेरे बच्चे लेजर में भी सिखाया है कि एक्सपेंस का बढ़ना भी डेबिट होता है और घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैंने सिखाया आपको, आप याद कीजिए। डेप्रिसिएशन जो है वो एक एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट आपका होगा, है ना बच्चे, मैंने सिखाया है। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले सिंपल तरीका। फर्स्ट ईयर में मशीन पे हमने 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, समझो मेरी बात को। पहले साल में 5,000 का वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मेरे बच्चे अगर हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, लेकिन एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, डेप्रिसिएशन, है ना बच्चे। और जो एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो एक्सपेंस को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 31 मार्च 2015 को यहाँ कहना पड़ेगा टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। कितना जी, 5,000 का अमाउंट।
या तो आप ऐसे समझ लो। मेरे पास हजारों तरीके आपको समझाने के, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो, कोई रोकता नहीं है, सबका मीनिंग सेम निकल के आएगा। मैंने एक तरीका क्या बताया, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट होगा, डेबिट लिखा, और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जी, मशीन पे, तो टू मशीन अकाउंट। या तो आप ऐसे समझ लो, या दूसरा तरीका जरा बताओ, ये मैं लिखना मत, मैं समझा रहा हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, है ना बच्चे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एक्सपेंस बढ़ेगा, मशीन कम हो जाएगा, कितना, 5000। तो मेरे बच्चे दूसरा तरीका है कि जिसका अकाउंट बनाते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर इस एंट्री में अगर ये डेबिट में है तो इसके अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में पोस्टिंग जाएगा और नाम आता है नीचे वाले का। तो डेप्रिसिएशन में क्या बोला, टू मशीन अकाउंट 5000। ऐसे समझ लो। अरे जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंट्री में डेबिट में दिख रहा है, तो पोस्टिंग आपका डेबिट साइड जाएगा और नाम आएगा नीचे वाले का। जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे तो मशीन आपका क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा, मशीन के क्रेडिट साइड में, नाम किसका आएगा, डेप्रिसिएशन का, तो बाय डेप्रिसिएशन। ऐसे समझ लो, आप समझो ना, जैसे समझना है। सर अच्छा कौन सा है, सारे अच्छे। आप जैसे जैसे बढ़ोगे अपने आप दिमाग खुलेगा। मैं तो इतना भी नहीं सोचता मेरे बच्चे, ना आप सोचोगे। मैं कहता हूँ यार डेप्रिसिएशन मेरा मशीन पे चार्ज करने से एक्सपेंस से बढ़ना डेबिट हुआ, तो टू मशीन पे 5000 का डेप्रिसिएशन हो गया, चार्ज कर दिया हमने। और क्योंकि साल के एंड में चार्ज किया है तो हमने क्या किया, साल के एंड में ये एंट्री दिखा दिया, हो गई बात। और याद कीजिए मैंने पहली क्लास में आपको बताया था मेरे बच्चे कि ये सारे एक्सपेंसेज जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ, आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा आपको, तो फाइनल अकाउंट में क्या देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में सारे खर्चे हम ट्रांसफर करते हैं। मतलब पूरा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक काम कर दो, साल के एंड में 31 मार्च 2015 आज ही ये सारा खर्च आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे खर्चे मेरे बच्चे आपके साल के एंड में जो प्रॉफिट लॉस बनता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और हमेशा प्रॉफिट लॉस साल के एंड में ही बनता है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना आपकी मर्जी है, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद चार्ज कर लो, जब आपका नया कोई एसेट्स बिका है तो जी। लेकिन मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस में हमेशा एंड में, ये प्रूफ करूंगा फाइनल अकाउंट के अंदर में। अभी थोड़ा सबको समझना होगा, रटना होगा बस। लीजिए पहला साल हमारा खत्म हो गया, तो 5000 और यहाँ पे 5000 खत्म हो गए। इसको करने का एक और भी सिंपल तरीका है, 2 तरीका बता दिया मैंने, एक और भी सिंपल तरीका है, वो सुनो क्या। अगर मशीन में आपने बोला बाय डेप्रिसिएशन, अगर यहां बोलते हो बाय डेप्रिसिएशन, तो मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन में टू मशीन क्रॉस पोस्टिंग होता है। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब इसका अगर क्रेडिट में गया है ये नाम, तो जब इसका अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट में आएगा, क्रॉस पोस्टिंग। इसका क्रेडिट उसका डेबिट, तो मशीन में क्या बोला, बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या बोलेंगे, टू मशीन, है ना। ऐसे समझ लो, आपकी मर्जी, मैं तो कई तरीके से बताऊंगा। अगले साल आ जाओ, सेकेंड ईयर में आपने 5500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो यहां बोला बाय डेप्रिसिएशन, इसमें क्या बोलेंगे, टू मशीन, क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है, टू मशीनरी अकाउंट। डेट क्या है जी, तो 31 मार्च 2016 कितना चार्ज किया, 5500। और फिर यही अमाउंट आपका 31 मार्च 2016 को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना जी, 5500, है ना। जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होते हैं मेरे बच्चे, उस साल के एंड में जहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, उस अकाउंट को बोलते हैं हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रॉफिट लॉस के बारे में आगे मैं सिखाऊंगा। फिर अगला वर्ष आ गया और आपका यहाँ पे आपका ये अगला साल देखो क्या हुआ जी, ओहो 1 मिनट, यहाँ तो 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। तो 1 अक्टूबर को बोला आपने बाय डेप्रिसिएशन, तो 1 अक्टूबर 2016 को यहाँ पे बोलेंगे टू मशीन अकाउंट। टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट कितना था ये, 1620। फिर मेरे बच्चे देखो इस साल में फिर से बोला बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2017 को
टू मशीन, जितनी बार वहाँ एंट्री हुआ होगा उतनी बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना आ गया 4910, और ये सारा अमाउंट कितना बन गया चेक करो। टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, तो 1620 और प्लस 4910, ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 6530। और ये अमाउंट साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2017 को आप क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में P/L कहते हैं, 6530, और ये काम पूरा हो गया। चलो कम से कम अब तो अच्छा लगा होगा कि चलो सर ने टाइम बर्बाद नहीं किया, हमें एक क्वेश्चन इस पर कम से कम करा दिया, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मैंने आपको सिखा दिया। लो सर एग्जाम में डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा बनाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, जब वो बोलेगा तब। मशीन अकाउंट तो हमेशा बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाना है कब नहीं बनाना है क्वेश्चन बोलेगा, जब बोलेगा तो बना लेना, अदरवाइज नहीं आपका, ठीक है ना सर। अच्छा सर आगे बताओ मेरे बच्चे, मैं इसको मिटाऊंगा, और एक अंतिम कॉन्सेप्ट जो मुझे अभी आपको समझाना है मैं उसको समझा के फिर आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, और आप तो बस अब आज आप बन जाओगे। मैं कैसे बताऊं आपकी शक्तियां कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। आप जरा एक बार फील तो करो, आप देख लेना, आप घर में जाके आपके जो कपड़े हैं एक बार दोबारा आप उनको पहन के देखना, जो अलमीरा में पड़े हुए हैं वो सारे कपड़े आज छोटे हो जाएंगे, सारे कपड़े। वो शक्तियां जो डेप्रिसिएशन की है वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग किए जा रही है मेरे बच्चे कि मैं क्या बताऊं। पता है जब मैं छोटा बच्चा था ना आपके जैसा, तो मुझे डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आता था, सच्ची बता रहा हूँ। पता नहीं हमारे सर क्या पढ़ाते थे, वो ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो कर लो, क्या कर ले। मैं बड़ा परेशान हो गया था, सच बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बच्चे 3 साल तक मैं डिप्रेशन में था इस चैप्टर के चक्कर में, क्योंकि डिग्री कंप्लीट हो गई, सब कुछ कर लिया, अच्छे जॉब में चला गया, लेकिन चैप्टर समझ में नहीं आता था। डिप्रेशन में 3 साल, 2 साल तक तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था इस चैप्टर के चक्कर में। लास्ट में मेरे बच्चे मैं जब था ना बिल्कुल पागल हो गया, लगा कि अब तो दुनिया से ख़त्म मुझे होना है, नहीं जीना मुझे दुनिया में। तो पता क्या हुआ, मैं चला गया हिमालय के ऊपर, सच बता रहा हूँ, बात मानो। मैं हिमालय पे गया था आत्महत्या करने के लिए मेरे बच्चे। मैं वहां से कूदने ही वाला था, नीचे गिरने ही वाला था कि शंकर भगवान मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा क्यों कूद रहे हो संतोष, क्यों मर रहे हो, क्यों आत्महत्या कर रहे हो। मैंने उनको समझाया डेप्रिसिएशन के चक्कर में। ये क्या है, ये क्यों आया, ये कैसे अकाउंटिंग हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। वो शंकर भगवान थोड़े से मुस्कुराए, उन्होंने बोला इतनी छोटी सी बात के लिए तू यहाँ पे आया आत्महत्या करने के लिए। मुझे भी परेशान किया, उठ के आना पड़ा। चलो मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ, इस महामंत्र को तुम फॉलो करो और फिर अपना काम करना शुरू करो। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद क्या बोला, हाँ जोड़ो, मैंने ऐसे जोड़ा मेरे बच्चे। उन्होंने मुझे दिखा था थोड़ा सा, मैंने आंख खोल के देखा था, उन्होंने ऐसे किया था। और उनके नहीं देखते मूवी में निकलता भगवान के हाथ से कुछ निकलता प्रकाश, उनके यहाँ से प्रकाश निकला था ऐसे। और निकलते निकलते मैं जब हाथ जोड़ा था ना तो इसके बीच में आकर टकराया और फिर मेरे इसके अंदर गया। वो महामंत्र था। और वो महामंत्र पता है क्या था, यही महामंत्र, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसी स्केच यही तो नहीं आता था मुझे। आपको डेप्रिसिएशन कितना सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि ये आपको पता है, महामंत्र आपको पता है जो शंकर भगवान ने मुझे दिया था। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि ये कैसे चीज़ों को सजाना है उनको पता ही नहीं चलता, और दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाती हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होगा सर, सच्ची में ऐसा आपके साथ हुआ था मेरे बच्चे। आप विश्वास करो ना, आप विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। आइए जरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं। मैंने 3 कलर उठाए हैं, एक आपका ब्लैक, एक आपका ये ब्लू, और एक आपका ये क्या बोलते हैं रेड। मैं कुछ आपको बताऊं यहाँ पे, याद कीजिए, ये डायग्राम फिर से मेरे साथ बनाएंगे। याद कीजिए, ये एक मैंने आपको दिखाया था कि ये प्लेस ऑफ परचेज। सर ये 2 बार आप डायग्राम बना चुके हो, कोई बात नहीं, एक बार और बना लो मेरे बच्चे। और ये हमारा था जी प्लेस ऑफ यूज। ये हमारा क्या था, प्लेस ऑफ यूज, यानी कि जहाँ पे एसेट्स को यूज करना है। मान लो ये एक शोरूम था जहाँ से हमने परचेज किया था, और ये मान लो वो आपका फैक्ट्री है मेरे बच्चे जहाँ पे मुझे उसको यूज करना है। ये हमारा अब था। मैंने कहा था वो पुराने गुड्स हो चाहे नए गुड्स हो, जो भी आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर किया, फर्स्ट टाइम खर्चे,
एक्सपेंडिचर, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो आपका, जितने भी आपने किया था, कब तक जी? टिल इंस्टॉलेशन, जब तक कि आप उसको इंस्टॉल ना कर दो, मतलब पुट टू यूज में ना लेकर आ जाओ, मतलब रनिंग कंडीशन में ना ला दो, तब तक जितने सारे खर्चे किया मेरे बच्चे आपने, दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये सब ऐड किया था, बशर्ते कि वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सब्जेक्ट टू, हमने कहा था सब्जेक्ट टू वन टाइम एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा कोई खर्च ना हो जो कि हम उस पर बार बार करेंगे, जैसे इंश्योरेंस पे करना, वो नहीं होगा। और हाँ, एक्सक्लूडिंग हमने इसमें क्या हटा दिया था बच्चे? आपका जीएसटी नहीं, क्योंकि वो जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं वो हमारा एसेट्स का कॉस्ट नहीं होता, हम आगे जाके उसका इनपुट आउटपुट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं। आज मुझे आपसे बात करना है, जरा सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी स्टूडियो की बात कर लूँ। आपको मेरा स्टूडियो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे ये एक छत भी है, एक मतलब ये पूरा एक रूम है जिसके अंदर में बहुत सारे मैंने सामान लगाए हुए हैं जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये मैं थोड़ा आपको बताऊँ इसके बारे में क्या होता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली जब ये स्टूडियो मैंने परचेज किया था ना, जब मैंने परचेज किया था स्टूडियो, तो उस टाइम पे मुझे इसकी कॉस्ट जो पड़ी थी वो 28 लाख रुपीज़ पड़ी थी, 28 लाख रुपए। मेरे बच्चे जब 28 लाख में मैंने इस स्टूडियो को लिया था तो बस एक रूम था, ये यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने इसमें फर्स्ट टाइम पहली बार बहुत सारे खर्चे कराए। मैंने इस स्टूडियो का, मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे पेंटिंग कराया, पेंटिंग में मान लो 2 लाख रुपए लग गए। मैंने स्टूडियो में लाइटिंग्स लगाए, लाइटिंग से मान लो 1 लाख रुपए लग गए। मैंने इसका साउंड प्रूफ कराया, देख रहे हो कोई आवाज़ बाहर से आती नहीं, एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता मेरे सिवाय। तो मैंने क्या किया, इसको साउंड प्रूफ कराने में मान लो 5 लाख रुपए और खर्च कर दिए। ये मेरे बच्चे जितने भी खर्चे किए ना, सारे के सारे फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर था, क्योंकि स्टूडियो को रन करने लायक बनाने में मुझे इतना खर्च करना पड़ा। कितना हो गया? 36 लाख। यानी कि कॉस्ट जो हो गया मेरे स्टूडियो का, वो कितना हो गया? 36 लाख, 36 लाख रुपए। 36 लाख पे मैं इसको एसेट्स ग्रुप में दिखाऊंगा और मैं इस पे क्या करूंगा जी? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने मान लो स्टूडियो का इंश्योरेंस भी करा दिया, और इंश्योरेंस मान लो 50,000 मैंने यहाँ पे करा दिया। मेरे बच्चे इंश्योरेंस हर एक साल कराता हूँ मैं, क्योंकि कहीं भूकंप आ गया, मान लो बाढ़ आ गया और मेरा स्टूडियो ख़त्म हो गया, तो फिर कहाँ रिकॉर्डिंग करूँगा, कहाँ से इतने पैसे दोबारा लेकर आऊँगा? तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन पे कर देगी। ये हर एक साल मुझे करना होता है। तो ये जो इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, ये कभी हमारे एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये जिस साल का हमने पे किया उस साल का हम प्रॉफिट लॉस में दिखा देते हैं, एक्सपेंस के रूप में। ये हमारा एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता मेरे बच्चे। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है। एक्चुअली कुछ बातें आगे के चैप्टर से लिंक है, तो आपको जितना बोलूँगा उतना ही समझ के बस दिमाग को रोक देना, बहुत दूर तक मत जाना कि इफ़ ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो सब हम फाइनल अकाउंट में देख लेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो हमने ये खर्चे हमने कैपिटलाइज नहीं किया, बाकी सारे खर्चे हमने क्या किया पता है? इसमें और भी बताता हूँ मैंने इसका रिपेयरिंग भी कराया था। कहीं पे वायर निकला हुआ था, कहीं पे टूटा फूटा था, सबको मैंने ठीक कराया था। जितने भी खर्चे करूं, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 1000 का, लाख का, वो सारे खर्चे मेरे बच्चे मेरे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। अगर मैंने फर्स्ट टाइम उस पर खर्च किया है तो सारे खर्चे, पहली बार के खर्चे मैंने कर दिया, मैंने लगा दिया। अब मुझे बताओ कि क्या ये स्टूडियो जब मैंने इसका पूजा करके शुभारंभ कर दिया, जब ये स्टार्ट हो गया, तो क्या अब इसमें कोई खर्चे नहीं होते क्या? बोलो, क्या अब इसमें कोई खर्चे नहीं होते? होते हैं मेरे बच्चे, अभी भी मैं इस पर खर्चे करता हूं। मैं आपको बताऊं कि अब इसके बाद जो मतलब एक बार जब एसेट्स पुट टू यूज हो गया, इंस्टॉल हो गया, जब मैंने उसका यूज स्टार्ट किया, उसके बाद भी इस पे खर्चे होते हैं, जिनको मैं नाम देता हूं फर्दर एक्सपेंडिचर। अभी भी खर्चे होते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन ये पता है, ये जो साउंड प्रूफ हुआ था ना, तो जो बदमाश था जिसने मेरा यहाँ प्रूफिंग किया था, एक यहाँ पे किल छोड़ दिया था। किल छोड़ने से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा दीवार पे ये बाहर निकल गया थोड़ा सा। अब पता मैं क्या कराऊँगा, मैं एक बुलाऊँगा मैकेनिक को,
और इसको ठुकवाऊंगा तरीके से। देखो आवाज़ आ रही है, ये देखो आ रही है ना। तो ये जो है ना, अब इसको ठुकवाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था, एक बारिश हो रही थी तो मैंने पहले इस पर शेड नहीं लगाया था, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया था। मुझे इसको भी ठीक करवाना है, मैं ये भी ठीक करवाऊंगा। आपको नहीं दिख रहा होगा मैं क्या करूं, बट कोई बात नहीं, मेरा इमेजिन करो जो बता रहा हूँ, इसको भी ठीक कराऊंगा। तो मेरे बच्चे, मुझे इस स्टूडियो में अभी भी खर्च करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार आपका हो गया तो ठीक है। आपके घर में एसी है, कूलर है, आपका मान लो एसी एक बार इंस्टॉल हो गया तो क्या कभी बाद में खर्च नहीं होते? क्या होते हैं मेरे बच्चे। आप उस एसी का सर्विसिंग कराना होता है, कभी गैस लीक हो गया तो उसको ठीक कराना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपके घर में कार या बाइक है तो क्या जब एक बार कार या बाइक आपने परचेज किया तो उसके बाद नहीं खर्चे होते? क्या होते हैं। कभी हेडलाइट खराब हो गया, कभी पंचर हो गया, कभी आपका कुछ हो गया, ब्रेक वायर टूट गया तो उसको सही कराते हैं, होते हैं ना सर। हाँ, तो इन खर्चों का क्या होगा? इन खर्चों का मेरे बच्चे, अब जो खर्चे होते हैं फर्दर एक्सपेंडिचर, इनको अकाउंटेंसी में फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो इन खर्चे से, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत पते की बात बता रहा हूं आपको। अब जो खर्चे होंगे ना बच्चे, या तो वो क्या करेंगे, मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। मतलब अब जो मैं खर्चे कर रहा हूं, उन खर्चों से या तो मेरे इस एसेट्स की एफिशिएंसी मेंटेन होगी, या फिर मेरे बच्चे इन खर्चों से इंक्रीज होगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक था, एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। मेरे बच्चे, अब जो मैं खर्च करता हूं, या तो उन खर्चों से क्या होगा, एफिशिएंसी मेंटेन होगा, या फिर एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर एफिशिएंसी मेंटेन होने का मतलब क्या होता है? आप ही बताओ ना, जजमेंट आपका होगा, मेरा नहीं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे अगर कील ठुकवा देता हूं, तो कील ठुकवाने से क्या मेरे स्टूडियो के अंदर में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या रिकॉर्डिंग 2 गुना होना शुरू हो जाएगा, 3 गुना होना शुरू हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं सर। इससे क्या होगा कि आपका स्टूडियो मेंटेन रहेगा। ये जो छज्जा जो मेरे बच्चे जो पानी चूने से थोड़ा खराब हो गया था, क्या इसको ठीक करा दूं तो स्टूडियो में 5 लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे क्या? नहीं सर, ऐसा थोड़े होगा सर। आपको क्या हो गया? एफिशिएंसी मेंटेन होगा। आपकी कार या बाइक मेरे बच्चे, आपकी कार या बाइक, वो साइकिल जो भी आपके पास है, अगर उसके टायर अगर पंचर हो जाता है और हम टायर को अगर सही करा देते हैं, तो क्या उस गाड़ी पे जहां पे पहले 5 लोग बैठते थे वहां पे 10 लोग बैठना शुरू कर देंगे क्या? नहीं सर, नहीं होगा, 5 ही बैठेंगे। एफिशिएंसी मेंटेन होगा। हेडलाइट अगर गाड़ी का फूट गया, आपने सही कराया, तो बच्चे एफिशिएंसी मेंटेन होगा। तो कोई भी खर्चे आप जो अब कर रहे हो, अब फर्दर, पहली बार नहीं बाद में, और उन खर्चों से मेरे बच्चे अगर एफिशिएंसी मेंटेन होता है, तो दोज एक्सपेंडिचर, वो जो खर्चे हैं, दोज एक्सपेंडिचर्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। आप उनको एक्सपेंस ट्रीट करते हो, उन खर्चों को आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो, एंड हेंस they are not added to the cost of asset। मेरे बच्चे, ये जो खर्चे करता हूँ ना, मैंने इसका रिपेयरिंग करा दिया, ये रिपेयरिंग करा दिया, गाड़ी का रिपेयरिंग करा दिया, ये एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। ये खर्चे हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। जिस साल में हमने खर्च किया, जैसे इंश्योरेंस था ना कि प्रॉफिट लॉस में चला गया, उसी तरीके से ये जो खर्चे होते हैं वो हम उनको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस। क्या लिखा है? हेंस दे आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, दे आर transferred to profit and loss account. They transfer to profit loss account in the year in which they have incurred। जिस साल में वो एक्सपेंस हुआ होगा,
मेरे बच्चे उस साल के आप उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। जिस साल में वो हुआ होगा उस साल के प्रॉफिट लॉस में वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। समझे मेरी बात? सर हाँ सर हाँ। अच्छा लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन जरा सुनो ध्यान से, लेकिन अगर मान लो मैं इस स्टूडियो के छत के ऊपर, इसके छत के ऊपर में एक और मैं फ्लोर बना देता हूं, एक और फ्लोर, तो बताओ जरा मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे जहां पे एक स्टूडियो है मैंने एक और भी रूम बना दिया तो 2 स्टूडियो बन गए, 2 जगह मेरी रिकॉर्डिंग्स हो सकती है। बताओ अब एफिशिएंसी मेंटेन हुआ कि बढ़ गया? सर बढ़ गया। अब आपका काम करने का तरीका बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया, ये एफिशिएंसी बढ़ा दिया मेरे बच्चे। आपकी कार में जो पहले पेट्रोल इंजन था मेरे बच्चे वो महंगा था, आपने पेट्रोल इंजन को हटा के आपने सीएनजी में कन्वर्ट करा दिया, आपके कार की एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अब वो कम आपका पेट्रोल लगेगा, कम निकल के आएगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। तो वो सारे खर्चे जो आप करते हो जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है वो आपका क्या होगा जी? दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स। मतलब जो भी खर्चे मैं अब कर रहा हूं जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, कहते हैं कि दे आर एडेड, मेरे बच्चे वो भी ऐड हो जाता है, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट हम उनको भी क्या करते हैं? एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करने का मतलब कि हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करने का मतलब होता है वी स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन दैट पार्ट आपका, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, यानी कि वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो दोनों में फर्क समझना। जो एफिशिएंसी मेंटेन करेगा उसको हम एक्सपेंस मारेंगे मेरे बच्चे, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन जो हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। और ये आप अपने आप समझ जाओगे जब कोई केस आपके पास आएगा तो। लेकिन एक चीज बता दूं, ये झगड़ा जो आपका कौन सी एफिशिएंसी मेंटेन करेगा, कौन सा बढ़ाएगा, वो झगड़ा छोटे अमाउंट में नहीं होता। कोई 5 रुपए का हमने खर्च कर दिया, यार एफिशिएंसी बढ़ेगा कि मेंटेन, ऐसा नहीं होता। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का खर्च जो होता है वो छोटा छोटा माना जाता है। जब कोई बड़ा खर्च करता हूं, जैसे मान लो बिल्डिंग 20 लाख की है और मैंने कोई 8 लाख का खर्च कर दिया, 5 लाख खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च कर दिया, तब मुझे सोचना होगा कि क्या उससे एफिशिएंसी बढ़ी या मेंटेन हुई। अगर आपकी आत्मा कहती है कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब उस समय जो आपके एसेट्स का जो कंडीशन था उससे एफिशिएंसी बढ़ गया, तब तो आप बोलना कि भैया हम उसको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और अगर एफिशिएंसी मेंटेन हुआ तो फिर क्या? आपका एक्सपेंस। सर हम इतना छोटे बच्चे, हम कैसे इतना समझेंगे? मेरे बच्चे इसको समझने के लिए अभी बहुत आगे आगे बड़ा बड़ा होना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पता क्या करेगा? एग्जाम की बात कर रहा हूं। एग्जाम में क्या बोलेगा जी? भैया फर्दर एक्सपेंडिचर हुआ, रिपेयरिंग पे आपने किया, रिपेयर पे खर्च कर दिया। तो रिपेयर कहने का मतलब ये कि हम एफिशिएंसी मेंटेन करना चाहते हैं, वो हमारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा मेरे बच्चे। सर ये क्या बोल गए आप, थोड़ा ठीक से बताओ। समझाऊंगा मेरे बच्चे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज समझा दिया तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सोच डेवलप करो ना, थोड़ा सोचो ना, घर में लेकर हर एक चीज को सोचो ना कि कैसी कैसी बातें क्या होगी। आपका शरीर है, आपका ये बाल है, मान लो बाल कटवाते हो ना, बाल कटवा दिए तो बाल कटवाने से एफिशिएंसी बढ़ गई क्या? नहीं सर, मेंटेन हुई, एक्सपेंस है। बाल एग्जाम्पल दिया मैंने। तो किसी भी चीज़ में आपका मान लो कोई घर में एसी पड़ा हुआ, एसी का सर्विसिंग करा दिया, रिपेयरिंग खर्च है। रिपेयरिंग, छोटे मोटे रिपेयर जो होते हैं मेरे बच्चे, ये हमेशा एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, ये बढ़ाते नहीं हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्या क्या बातें होंगी, अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप सबको बाय बाय, टाटा। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकेंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी।